जय हिंद दोस्तों। सोनम वांगचुक इस समय अनशन पे हैं जंतर मंतर के अंदर और सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक एक करके उनके पास आ रहे हैं, जैसे कि कोई नेशनल ऑब्लिगेशन है वहां मत्था टेक के जाना। सारे मतलब कांग्रेस को छोड़ के सारे ऑपोजिशन पार्टीज लगभग वहां पे पहुंच चुके हैं। सीपीआई से लेके टीएमसी से लेके आम आदमी पार्टी से लेके सारे जेएनयू के लोग भी वहां पे हैं इस समय। लेकिन कुछ ही साल पहले की बात है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने सोनम वांगचुक को थैंक यू कहा। उनकी वाइफ भी है इस फोटो के अंदर, आप देख सकते हैं। और सोनम वांगचुक जी ने भी रिप्लाई किया था कि थैंक यू वेरी मच। और आज सिचुएशन ऐसा है कि उसी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए ये अनशन पे लग गए हैं। अब 18-19 दिन हो गए हैं वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्योंकि सीबीएसई कांड और नीट का कांड ऐसा है जहां पे एक ब्लैकलिस्टेड वेंडर को एलिजिडली वापस कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था सीबीएसई कांड के अंदर। उसके बावजूद इन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया? अब कुछ बातें ये भी उठ रही हैं क्योंकि ये मामला पॉलिटिसाइज हो चुका है और बढ़ रहा है, तो अब तो बिल्कुल भी सरकार इस्तीफा नहीं लेगी धर्मेंद्र प्रधान का, ऐसी भी बातें इस समय चल रही हैं। और देखिए, बीजेपी के भी खुद के सपोर्टर्स इस समय ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजिग्नेशन करना चाहिए। लेकिन जब से ये सीजेपी पार्टी अभिजीत दिपके और जो उसके साथी जो हैं लेफ्टिस्ट लोगों के साथ मिलने लगे हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने लगे हैं, यासिन मलिक के जैसे सेपरेटिस्ट के सपोर्टर्स वहां आके मत्था टेकने लगे हैं जब से सीजेपी को, तब से बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जो कल तक इस्तीफा मांग रहे थे, आज वो भी अड़ गए। वो भी बोल रहे हैं कि भाई अब तो ईगो की बात है, अब तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अगर वो देंगे तो ये सीजेपी वाले जो हैं जिनके अंदर एलिजिडली जो बहुत सारे एंटी नेशनल लोग एसोसिएट हो चुके हैं, उनको और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और ये भी एक धारणा है भारत के अंदर इस समय कि अगर यहां पे अगर झुक गए तो फिर आगे ये लोग इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के अंदर अरेस्ट करना, मीडिया आउटलेट्स के ऊपर बैन लगाना, ये सारी मांगे भी ये करने वाले हैं आगे सीजेपी वाले, ऐसा आरोप ऐसा इस समय माना जा रहा है। और जैसे 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट में अन्ना हजारे जी का जो सीधा पॉलिटिकल बेनिफिट अरविंद केजरीवाल को हुआ, उसी तरह अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक के फास्ट से पॉलिटिकल बेनिफिट अभिजीत दिपके और जो बाकी लोग वहां जुड़ रहे हैं उनको होगा। तो सेम 2011 रिपीट हो रहा है, कुछ लोगों का ये भी मानना है। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल का खुद का भी यही मानना है। उसने कल मंच पे बैठ के ये बात कही कि मुझे तो 2011 का एंटी करप्शन मूवमेंट याद आ रहा है ये देख के। वो कहीं ना कहीं अभिजीत दिपके के अंदर खुद को देख रहा है, और या आई वुड रादर पुट इट, अभिजीत दिपके कहीं ना कहीं केजरीवाल के अंदर खुद को देख रहा है। लेकिन यहाँ 2-3 प्रश्न है। एक तो यहाँ पे जिस मूवमेंट का मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, वहां पे सिर्फ मात्र पिछले कुछ दिनों में 200-300 लोग ही क्यों आए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर सेम पॉलिटिकल पार्टीज जिनको सीपीएम जैसे, जिनको भारत के अंदर ना के बराबर सीट्स मिले हैं, पब्लिक सपोर्ट है, वही लोग अगर इनसे जुड़ने वाले हैं तो फिर नया क्या है सीजेपी के अंदर? ये भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। तीसरी बात ये भी है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर 20 तारीख को जो पार्लियामेंट में मार्च होने वाला है, उससे पहले अगर कैबिनेट रीशफल हो जाता है तो उसके बाद में क्या ये लोग रुक जाएंगे कि ये लोग फिर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि सीजेपी के मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर को अरेस्ट करना चाहिए टेररिज्म एक्ट के अंदर। जी हाँ, डेमोक्रेसी के एकदम विरुद्ध। और उन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं जैसे अदानी और अंबानी जो ओन करते हैं, उनको बैन कर देना चाहिए। जी हाँ, ये भी डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये सारी मांगे मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप भी जाइए, आप वेबसाइट पे जाइए कॉकरोच जनता पार्टी, वहां पे आप पढ़ लीजिए इनके डिमांड्स। तो आप अपने माइंड से हटा दीजिए कि ये कुछ नीति के बारे में ही है। अगर आपको डाउट है, मैं आपको 2-3 वीडियो दिखा देता हूं। अब ये क्लिप देख लीजिए, जो फार्मर एक्टिविस्ट राकेश टिकैत जो हैं, उनका आप क्लिप सुन लीजिए। तानाशाह बादशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में ही हटेगा। तो यहाँ पे मोदी जी के बारे में बोला जा रहा है कि वो अपना कार्यकाल खत्म नहीं करेंगे, वो अंत हो जाएंगे। अब ये तो पूरा तो नीट के पेपर के बारे में था ना, धर्मेंद्र प्रधान के रेसिग्नेशन के ऊपर था। अब धीरे धीरे ये मोदी जी के रेसिग्नेशन पे पहुंच गए। वेल दोस्तों, अब ये वाला जो बाइट है, ये आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब ये लाइन सुनिए। ये तो पड़ोसी देशों में जिस तरह के हालात हो रहे हैं,
जो अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक नहीं रख सकता, इस तरह के हालात पड़ोसियों से हैं, तो भाई ऐसा ही हो घर में रखता है जैसे पड़ोसियों के साथ में चारों तरफ से बिगाड़ रखी। अब राकेश टिकैत जो एलिजिडली एक फार्मर एक्टिविस्ट बोलते हैं खुद को, वो अचानक नीट पेपर के प्रोटेस्ट में आए, एलिजिडली सीजेपी के स्टेज में आके ये बोल रहे हैं कि भारत के जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगेन गाइस ये मेरा प्रोपेगेंडा नहीं, आप सुन रहे हो ना, सामने आंखें हैं कान हैं, सुन लीजिए ना ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है पाकिस्तान पड़ोसी जो है, पाकिस्तान बांग्लादेश जो नेबर्स के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तो मेरा ये पॉइंट यहां पे है कि हम ये जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड चैनल है, हम रोज महीनों से ट्रैक करते हैं इन चीजों को। हमने ना जाने कितना क्रिटिसाइज किया है सरकार को, बकवास फॉरेन पॉलिसी को लेके, बांग्लादेश को जिस तरह मैनेज किया था वो हम जानते हैं, जो लोग ट्रैक करते हैं इन चीजों को हम जानते हैं। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है, नीट के प्रोटेस्ट के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश पड़ोसी फॉरेन पॉलिसी का क्या लेना देना है? यहाँ पे नीट के प्रोटेस्ट के अंदर सीधा तख्ता पलट का क्या यहाँ पे लेना देना है? अभी आगे सुनिए। काम करो, ये आंदोलन स्थल है, इसमें शांति बनाए रखे। बहुत बढ़िया ये मूवमेंट हमारा सबका चला हुआ है, बहुत बढ़िया हमारा मूवमेंट हम सबका चला हुआ है। और यहाँ पे भारत के फॉरेन रिलेशंस का मेंशन हो रहा है और वहां बीबीसी और इंटरनेशनल मीडिया में इस समय एम्पलीफाई हो रहा है यहाँ पे ये चीज। बीबीसी में तो ये तक बोला जा रहा है कि वन मैन्स हंगर स्ट्राइक चेंज्ड इंडियाज मैप, भारत का नक्शा चेंज हो गया इसके वजह से। कैन इट स्टिल चेंज पॉलिटिक्स? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। देखिए लेकिन हमें ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि ये जो सोनम वांगचू हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्वेश्चनेबल चीज है। देखिए मैं यहाँ पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं इनके ऊपर, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन यूजर्स शेयर कर रहे हैं वो क्वेश्चंस बस सामने रख रहा हूं। अब इसका उत्तर आजकल इंटरनेट का जमाना, आप खुद भी सर्च करके वेरीफाई कर सकते हो, सब कुछ आपके सामने है। एक तो पहली बात तो ये है कि ये जो थे व्यक्ति थे पहले ये कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे, ठीक है डेमोक्रेसी है उसमें क्या प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, इनके फादर कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे, जानना जरूरी है। लेकिन दूसरा ये आमिर खान का तो मैंने आपको बता दिया, ये 400 पेटेंट्स बोलते थे वो फेक है, कोई एक भी पेटेंट इनका नहीं है। हालांकि ये बोलते हैं सोनम वांगचू कि मैंने पेटेंट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो मैं ओपन सोर्स रखना चाहता हूं, हालांकि कोई बहुत बड़ा लिस्ट नहीं है इन्वेंशन का, उस पे भी आते हैं। और दूसरा इनकी जो एनजीओ है SECMOL, इसमें जो फंडिंग जो है वो फोर्ड फाउंडेशन ने दिया है, ठीक है, फोर्ड फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट का है। अब फोर्ड फाउंडेशन का इतिहास हमने आई थिंक एक वीडियो में डिस्कस किया था। यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट और CIA सीधा पिछले 75 साल से चला रही है। जो बंदा जियोपॉलिटिक्स फॉलो करता है उसको पता है फोर्ड फाउंडेशन मतलब, आप समझ जाइए। तो फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग है और उसी डे 1 से उन्होंने किया है। और इनकी जो वाइफ थी, एक्चुअली वो वाइफ है कि नहीं वो किसी को पता नहीं है, मैरिज हुआ था कि नहीं हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं हुआ था नहीं हुआ था, बट रेबेका नॉर्मैन करके है। अब इनका लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप जाएंगे, रेबेका, ये आप भी जा सकते हैं, लिंक्डइन आपके फोन में भी होगा, आप भी जाके देख लीजिए। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमएड किया था, बाद में ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग में गई 1993 में, राइट। अब स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग जो है इसके साइट पे अगर आप जाएंगे और इनकी फंडिंग अगर आप पूरा देखेंगे, ये किस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, इसके अंदर जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ये लोग सब इन्वेस्ट करते हैं। पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट, एनवायरमेंट, इनइक्वालिटी, जियोपॉलिटिक्स, पावर, पीस एंड जस्टिस, ह्यूमन रेसिलियंस, इन सब में ये इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेनिंग देके लोगों को डिप्लॉय करते हैं, ये लोग प्लेसमेंट करते हैं, एनजीओज में प्लेसमेंट करते हैं ये। तो ये पूरा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन है SIT along with some other funders। तो इनकी जो वाइफ थी वो सो कॉल्ड, अगेन वी डोंट नो दैट, तो ये वो इससे एसोसिएटेड थी। फिर रिसेंटली कुछ साल पहले या डिवोर्स हुआ था नहीं हुआ था ये भी हमें नहीं पता, उन्होंने सेकंड मैरिज कर लिया। तो वो क्यों इनके लाइफ में आई, कब गई, ये किसी को इसका रीजंस पब्लिकली नहीं बताया गया था। लेकिन जब इनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुई उस टाइम पे क्या हुआ, ये देखिए, ये उनकी पहली वाली वाइफ थी। तो उसके बाद में तुरंत इनका लाइफ चेंज हो गया। अशोका फेलोशिप में इनको एक स्पेस मिला, ये बहुत अच्छा थ्रेड है बाय द वे, आप भी जाके देख सकते हैं। मैं तो 2002 की आसपास की बात है, अचानक इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी रेबेका जब से वहां आई। और वेने से पॉपुलैरिटी मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूं, डोमेस्टिकली बात नहीं कर रहा हूं। जो ऐसे एनजीओ जिनके नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, रॉकफेलर फाउंडेशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन स्कॉल फाउंडेशन, स्वैप फाउंडेशन, ड्रेपर रिचर्ड्स फाउंडेशन, ये सारे मिलके जिन एनजीओ को सपोर्ट करते थे, इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करते थे, वो इनको फिर फंडिंग देने लगे, बुलाने लगे। और ये जो आइस तुपा की बात होती है, वो चेवेंग नॉर्मैन नाम के एक व्यक्ति है,
1987 में उन्होंने एक्चुअली सबसे पहले ये इन्वेंट किया था। इनफैक्ट उनको तो यही वेस्टर्न मीडिया ने ये भी कहा आइस मैन ऑफ लद्दाख करके वो जाने जाते हैं। तो उसी आइडिया को रिफाइन करके यहाँ पे गया था, ठीक है। बट मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर कोई अच्छा काम किया है तो किया है सोनम वांगचुक जी ने, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट थोड़ा ले भी लिया। तो अब यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीजों पे भी आते हैं। 2007 में जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने एफसीआरए, जी हाँ, उन्होंने एफसीआरए के तहत इनके ऑब्जेक्शन लिया था। 200 कनाल्स ऑफ लैंड ऑक्युपाई किया था। और उस टाइम पे, ये कांग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया था कि इनके चाइना और पाकिस्तान के साथ कनेक्शंस हैं। अगेन ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप भी जाके चेक कर सकते हैं। ये कांग्रेस के टाइम पे कमीशन बिठाया गया था। फिर जो इनके राइट्स हुए, अब उसके अंदर एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना था कि एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी था। लद्दाख पुलिस ने अरेस्ट भी किया था उस बंदे को। फिर इन्होंने ऐसे सब स्टेटमेंट दिए, अजीबोगरीब स्टेटमेंट देने स्टार्ट किए कि गोरखास जो हैं, जो इंडियन आर्मी के लिए जिन्होंने खून बहाया है, उन्होंने चाइनीज आर्मी ज्वाइन करना स्टार्ट किया। जी हाँ, ऐसे दावे किए। फिर 2005 में वो पाकिस्तान गए। जी हाँ, डॉन मीडिया जो पाकिस्तान आउटलेट है। चलो ठीक है, ये तो अभी आरएसएस वाले भी आज बात करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या बोले अभी। लेकिन हमेशा कुछ अजीब स्टेटमेंट्स देते थे। जैसे पाकिस्तान का जो स्कार्दू और बाल्टिस्तान, जो हमारा जमीन है जिस पे कब्जा किया है पाकिस्तान ने, उसको लेके इन्होंने एक अजीब बयान दिया था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहां पे ऑटोनॉमी दे रहा है उस रीजन को। फिर राम जी और सीता जी को लेके इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। अब आप सुन लीजिए, छोटा सा क्लिप है। मैं तो इस तरह देखता हूं कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। माँ सीता को भरी बाजार में बिकने के लिए रख गया, ऐसा इसने कहा। अब मैं इनकी तो क्या बात करूं, ये टॉपिक निकला, इसके लिए क्लिप हम ये भी देख लेते हैं। कुणाल कामरा ने भी बाय द वे सीजेपी में क्या कहा, सुन लीजिए एक बार। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं कुणाल कामरा। तो सोनम वांगचुक हो गया, कुणाल कामरा हो गया। अभी तीसरा सुन लेते हैं, और ये सुन लेते हैं छोटा सा क्लिप। खुश होऊंगा तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपीय? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही। तो इन लोगों का मानसिकता जो है ना, देखिए डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। हालांकि ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं। कोई और रिलीजन में अगर ऐसा कोई किसी के भगवान के बारे में बोल दे तो भाई काट दिया जाता है। अब इसके आगे नहीं बोलूंगा मैं। तो हमारा तो सनातन धर्म तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो इसलिए ये लोग बोलते हैं। खैर, अब देखिए कैसे कैसे टाइप के नमूने यहाँ आके जुड़ रहे हैं। अब गाने का कव्वाली गाने गाया जा रहा है कि बस ये सुन लीजिए छोटा सा। इनमें से एक भी बंदे ने अपने पूरे जीवन में नीट का एग्जाम ना दिया है, ना आगे कभी देंगे, ना उनकी 90% लोगों की देने की क्षमता है। ये सारे जिसको कोई काम धंधा नहीं है। और देखिए, काम धंधा ना होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। आई थिंक सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन ये वो लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, बस वहां आज आ गए और अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। और जो इसका जो मेन सो कॉल्ड सूत्र संचालक हैं वो तो कहीं और ही बैठे हैं। लेकिन ये जो अभिजीत दिपके हैं, उसने क्या कहा था, ये भी एक क्लिप आज मुझे वायरल हो रहा है, इंटरेस्टिंग लगा। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज है। उत्तर प्रदेश में आने वाले, तो ये बंदा बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम कोई नहीं चाहते। और आज हालत ऐसी है कि केजरीवाल वहां पहुंच गए, लिटरली है, हाथ वाथ जोड़ रहे हैं वहां पे। केजरीवाल अब बोल रहे हैं कि 20th जुलाई को वो पार्लियामेंट में मार्च करेंगे साथ में, ऐसा माना जा रहा है लोगों के द्वारा। और ये जो रमोन मगसे अवार्ड जो हैं, ये तो आप खुद भी रिसर्च करके देख सकते हैं। तो मतलब माना जाता है, ऐसे एलिगेशन है इनके ऊपर कि भाई CIA को साउथ एशियन कंट्रीज में और जो भी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर अपने एसेट्स को कल्टीवेट करना है तो उनको ये अवार्ड्स वगैरह दे देते हैं। और ये जो 2025 में
होम मिनिस्ट्री ने FCRA लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया सोनम वांगचुक का, जो वायलेशन हुई है, और ये भी फोर्ड फाउंडेशन से रिलेटेड ही है। जी हाँ, अब इनमें से एलिजिडली कुछ फोर्ड फाउंडेशन का पैसा बराबर डिस्क्लोज नहीं किया गया था। तो यहाँ पे सरकार ने भी, जब सोनम वांगचुक की बात आती है तो काफी असर्टिव एक्शन यहाँ लिया है। और मेन देखिए ना, मुझे कांग्रेस भी यहाँ पे इस समय घुस नहीं रही है इस केस के अंदर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों, बीजेपी और कांग्रेस, इस समय दोनों ने कुछ तो ऐसा चीज देखा है सोनम वांगचुक के अंदर, मतलब उसका बैकग्राउंड। ऑब्वियसली हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास तो पूरा कम्युनिकेशन और सब कुछ होगा, ये कहाँ कहाँ जाते हैं, किससे बात करते थे, लेकिन फॉर वेरियस रीजंस मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगेन एलिजिडली, वो ये शेयर नहीं कर सकते क्योंकि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में जो कवर होता है, जो सोर्स होता है, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो आई एम श्योर वो भी एक एंगल है। दोनों कांग्रेस और बीजेपी डिस्टेंस कर रहे हैं इसको एज ऑफ नाउ, बट डोंट बी सरप्राइज्ड अगर अचानक राहुल गांधी जी कूद पड़ेंगे 20 तारीख को, बिकॉज यू नेवर नो, क्योंकि कुछ कुछ स्टेटमेंट तो उन्होंने दिए हैं, और वैसे उनका तो क्या ही सपोर्ट का करना, वो तो थे ही नहीं भारत के अंदर। देखिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज स्पष्ट है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगला जो इलेक्शन है वो फरवरी और मार्च में। जी हाँ, भारत में के इतिहास में बहुत कम बार ऐसा होता है कि 6-8 महीने तक कोई इलेक्शन ही नहीं है। इस साल एक भी इलेक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बीजेपी थोड़ा सा इसको लाइटली ले रही है, क्योंकि ठीक है 6 महीने तक कोई स्टेट इलेक्शन नहीं है, जब तक आएगा फरवरी में तब हम कुछ और मुद्दे का कुछ और वो कर लेंगे। तो वो एक पॉइंट है कि इलेक्शन नहीं है हाल फिलहाल में। और दूसरी बात यहाँ ये है कि मुझे ये लगता है उनको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि भारत का जो इस समय माना जा रहा है 65% पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 35 एज है। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अब जेन जी के जो वोटर्स हैं, उनका जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अब वो नहीं है जो 2005 में या 10 में मिलेनियल्स का होता था। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उस जमाने में यूपीए के टाइम पे जो हर हफ्ते एक स्कैम होता था, कॉमनवेल्थ का स्कैम होता था, घोटाला होता था, वो सब आज के जेन जी ने नहीं देखा है। उनको पता नहीं है कि उस टाइम पे क्या हालत था। उनको ये फीलिंग पता ही नहीं है कि मुंबई के अंदर जब टेरर अटैक हो जाता है, हंड्रेड्स ऑफ लोग मर जाते हैं, उसके बाद में नपुंसक की तरह रहना, पाकिस्तान को कोई एक्शन ना लेना, वो फीलिंग क्या है, वो आज के जेनजी को नहीं पता। वो आज के जेनजी क्या कर रहे हैं, वो आज ये देख रहे हैं कि आज हमारी सड़कों में गड्ढे है, क्या है, दिल्ली देहरादून हाईवे में था। वो ये देख रहे हैं कि भाई आज के जमाने में अभी क्या हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं जी। वो ये देख रहे हैं कि इस समय आज घोटाला हो रहा है कि नहीं। वो राम मंदिर का मुद्दा भी हो गया, वहां पे कोई घोटाला आ गया। उनकी गवर्नमेंट की जो तहकीकात है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। इवन बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स भी अपसेट है उस चीज को लेके। तो अभी का जो जेनजी है ना, भले वो सनातनी हो, वो राहुल गांधी और ये जो कांग्रेस और लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके, और जो भी शहर पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा है उनको पहचानते हैं, लेकिन अभी की जो जेनजी है वो कहीं ना कहीं पास्ट से कंपेयर नहीं करते। वो आज ये देख रहे हैं कि दूसरे देशों में सिचुएशन कैसा है और हमारे देश में सिचुएशन कैसा है, उसके बेसिस पे वो वोट करेंगे। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये चीज फिक्स करना पड़ेगा। वो आज भी ये सोच के बैठे हैं कि पहले के कांग्रेस से क्या हम बेटर हैं, तो अगर हम उतना प्रूव कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं। अब पहले के कांग्रेस से कंपैरिजन नहीं करना है, अब एक्सपेक्टेशंस ही बढ़ चुकी है पब्लिक की। और रही बात कांग्रेस की, देखिए ये अब ये भी है कि वो एक सोशल मीडिया यूजर है जो अरविंद है, जो एकदम फेमस हैं अपने प्रेडिक्शंस के लिए। उन्होंने भी ये कहा कि राहुल गांधी जी जो हैं वो 2030 में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और बीजेपी इतनी पावरफुल नहीं है जितना माना जा रहा है। कुछ स्टेट इलेक्शन जीत रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस अगले इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन में जीत जाएंगी। बहुत सारा गवर्नेंस का फेलियर है, सोशल मीडिया और इन्फो वॉर में बीजेपी कमजोर है, और इसलिए राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ऐसा अरविंद नाम के एक सोशल मीडिया जो प्रेडिक्शन करते हैं उनका दावा है। तो खैर ये तो उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनके बहुत सारे प्रेडिक्शंस वैसे सच भी हुए हैं, लेकिन इसमें कोई दो राहें नहीं है कि इन्फो वॉरफेयर में भारत का इन्फो वॉर कमजोर रहा है सरकार की वजह से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। और कहीं ना कहीं बीजेपी का खुद का इन्फो वॉर जो है, बाय द वे उनकी आईटी सेल काफी एक्टिव है बीजेपी की, लेकिन उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं कहीं ना कहीं वो लैकिंग है। तो ये भी है, गवर्नेंस फेलियर भी है, बहुत सारी मुद्दे हैं जिसके वजह से बीजेपी को यहाँ सतर्क रहने की जरूरत है। और बाकी देखिए एंटी इंडिया फोर्स
फोर्सेस तो हमेशा थे, आगे भी रहेंगे, बट उनसे डील करने का दायित्व जो है वो तो जो पेट्रियट्स हैं उनके हाथ में ही है ना। अगर जो देश से प्यार करते हैं वो खुद ही बराबर अगर डील नहीं कर पाएंगे तो फिर तो भगवान भी उनको नहीं बचा पाएंगे। तो आप लोग को क्या लगता है, कमेंट्स में लिख के बताइए कि क्या ये केजरीवाल 2.0 बनेगा अभिजीत दिपके, या और आपको क्या ये अन्ना हजारे और केजरीवाल की याद दिला रहे ये लोग, या आपको लगता है कि ये फिजल आउट हो जाएगा? क्योंकि इस समय जेन जी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे काफी हद तक इसकी फॉलोइंग है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अब मैं कुछ मीम्स भी देख रहा था कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ठोस ठोस के खा रहे हैं और देखो जी सोनम वांगचुक कितना महान व्यक्ति हैं, अनशन कर रहे हैं, ऐसा एक नैरेटिव फैल रहा है जेन जी के अंदर। 65% पॉपुलेशन भारत का 35 के अंडर है, मतलब उनमें से ज्यादा परसेंटेज, बहुत बड़ा परसेंटेज जेन जी है। तो क्या ये जेन जी इस चीज को सीरियसली लेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिख के बताइए। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। वैसे हम जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस करते हैं, आज मैंने ये मुद्दा चुना क्योंकि ये एक बहुत ही बर्निंग इश्यू है देश के लिए। और तुरंत मिलता है अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।